क्लियर। प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा। अच्छा, मैंने ये प्रकाश विद्युत प्रभाव वाली आपको तो सब प्रोसीजर बताया होगा, कैसे आया, किसने दिया, क्या हुआ। किसने दिया था प्रकाश विद्युत प्रभाव? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कैसे दिया था, वो कहाँ शिफ्ट हो गए थे? यूएसए में। यूएसए के बाद उन्होंने वो मैगजीन में अपना ये पूरा कॉन्सेप्ट समझाया, लेकिन जर्मन में लिख दिया था, वो समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैक्स प्लांक ने देखा तो उन्होंने इंग्लिश में कन्वर्ट करवाया, तब जाके वो सही हुआ था। क्लियर, मतलब फिर पता चला था। उसी मध्य में उन्होंने बीच में टाइम मिला तब क्या दे दिया था, ई बराबर एम सी स्क्वायर। आया ना। तो मैं आपको बताऊं जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसके बारे में सबसे पहले तो वैज्ञानिक हर्ट्ज ने बता दिया था। किसने बता दिया था? हर्ट्ज ने बताया था 1887 के समय। कब बताया था? और इसके बाद एक साइंटिस्ट आए थे, एक साइंटिस्ट जो आए थे वो थे विलियम हॉलबॉक्स। कौन थे बेटा? विलियम हॉलबॉक्स और फिलिप लेनार्ड। ये इन्होंने कब बताया था इसके बारे में? इन्होंने अप्रोक्स बताया था 1902 में। इसका संपूर्ण वर्णन कर दिया था कि ये घटना ऐसे ऐसे होगी। और उसके बाद फिर किसने वर्क किया इस पर? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। जो अल्बर्ट आइंस्टीन ने वर्क किया था, उनको 1921 में क्या मिला इस पर? नोबेल पुरस्कार। हाँ या ना। तो आप पढ़े लगाओ प्रकाश विद्युत प्रभाव। देखिए, अच्छा प्रकाश विद्युत प्रभाव होता क्या है, बोर्ड पे देखिए। जैसे देखो, अभी ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, जो इसमें हार्ड चीजें थी वो निकल चुकी है, और वो भी पिछले वाली चीजें भी कितनी हार्ड थी, और आपने देखा होगा कार्य पेपर कितना हार्ड था। सिंपल था बिल्कुल। दिल्ली तरंगतर कितनी सिंपल थी, वो समझ में आ गई थी कैसे करके क्या है। दिल्ली आवृत्ति समझ में आ गई थी। अब तो बस इसमें ये है कि बस इलेक्ट्रॉन निकालना है, कंडीशन। पूरे चैप्टर में आपको कुछ नहीं करना, कि कभी तो ऊर्जा निकालेगी इलेक्ट्रॉन, कभी तरंग दैर्ध्य निकालेगी इलेक्ट्रॉन, कभी आवृत्ति निकालेगी इलेक्ट्रॉन। पूरे चैप्टर में बस इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होना है, बाकी कुछ नहीं। क्लियर। अब यह चेक करो। जैसे मेरे पास ये धातु की सतह है। क्या है? धातु की सतह। और ये लगी है यहां पर प्रकाश विद्युत प्रभाव में। एक बार चेक करना, तार लगे हैं कि बैटरी लगी है। क्या है? धातु की सतह। हाँ या ना। तो जैसे इस धातु की सतह पर उपर्युक्त आवृत्ति का प्रकाश आके गिरता है, तो इसमें से क्या उत्सर्जित होता है? इलेक्ट्रॉन। हाँ या ना। इसी घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। समझ में आया? कि जब किसी धातु की सतह पर उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश आपतित होता है, तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, जिसे प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। क्लियर। सेम है। प्रकाश विद्युत प्रभाव, इसका मतलब प्रकाश जो है उसने विद्युत पर किस प्रकार प्रभाव डाला, कैसे अरेंजमेंट आया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अच्छा, मैं आपको एक कंडीशन और बता रहा हूँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। आपने एग्जांपल समझो। ये कॉन्सेप्ट तो बहुत सिंपल सा 2 लाइन का है, लेकिन चेक करो यूज कितना तगड़ी तरीके से हो रहा है। जैसे आपने जितने भी देखे होंगे ऑटोमेटिक गेट्स देखे हैं। जैसे आप जैसे कहीं एंट्री लेते हैं, तो गेट ऑटोमेटिक ओपन हो रहा है।
या ऑटोमेटिक बंद हो रहा है, बोलिए। तो वो ऐसा क्या है उसके अंदर, क्या ऑटोमेटिक बंद हो रहा है, ऑटोमेटिक ओपन हो रहा है? वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे काम कर रहा है। किस पे काम कर रहा है? जो जिसके बारे में किसने बताया था? साइंटिस्ट हर्ट्ज ने बताया, विलियम हॉलबॉक्स ने और फिलिप लेनार्ड ने बताया, और आपने अल्बर्ट आइंस्टीन ने उसका संपूर्ण करके कंडीशंस दिया। इस पे नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? अल्बर्ट आइंस्टीन को। अच्छा, संपूर्ण जो व्याख्यान किया था वो किसने किया था? हॉलबॉक्स और फिलिप ने, हाँ या ना? और जबकि बताया किसने था? हर्ट्ज ने। क्लियर। अब यहाँ पर ये जो आपको बताऊं, ये एग्जाम्पल किसके ऐसे आपने देखा हो कहीं पर, ऐसे लॉकडाउन चला था तो प्रत्येक ऑफिस के बाहर सैनिटाइजर लगा हुआ था, और सैनिटाइजर जैसे हाथ ऐसे करते थे सैनिटाइज कर देता था। क्या आप कुछ दबाते थे, हाथ टच क्लोज करते थे? बोलिए, कुछ नहीं, वो करना पड़ता था। तो ऐसे ही आप देखते होंगे कुछ गेट होते हैं, बहुत हॉस्पिटल्स के गेट हैं, या मॉल के गेट हैं, या आपका जैसे आपने देखा होगा उसका मेट्रो ट्रेन का गेट है, हाँ या ना? तो वो ऑटोमेटिक खुलता है और ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। वो किस पे डिपेंड है? अच्छा, एक और आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपने देखा होगा कि यही चोरी करने आया चोर और हॉर्न बजना शुरू हो गया। सबसे अच्छा आपको बता दूं कि कोई किसी कार है या स्कूटी है या मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल वाले ऐसा नहीं करवाते, बेहूदी हरकत है। स्कूटी वाले कार वाले करवा सकते हैं। क्लियर। तो जैसे उसने आपने क्या किया, उसको टच किया, टच करने तो दो, हाँ चालू हो गया उसको, हाँ ना? तो जैसे ही वो चालू है, उसको कैसे पता पड़ा कि इसको टच किया गया है? जो रेडिएशन उस पर आके गिर रहा था उस जगह पर आपने क्या रख दिया, हाथ, तो रेडिएशन लॉक हो गया। तो जैसे रेडिएशन गिरा तो आपका हाथ जो है रेडिएशन के बीच में आ गया। समझ में आया? आपने उसको टच किया, उसको तुरंत पता पड़ेगा। वो किस पे काम करता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर। और सबसे आज का देखो, एक एग्जांपल तो ये हो गया कि हॉर्न वाला, किसी को टच किया आपने, कार को या स्कूटी को या बाइक को आपने टच किया, हॉर्न बजना शुरू। और दूसरा एग्जांपल मैंने आपको क्या बताया अभी, ऑटोमेटिक गेट्स वाला। अच्छा, उसमें और भी प्रोविजन लगा होता है, उसमें ये भी लगा होता है। जो ऑटोमेटिक गेट्स होता है, आपने पढ़ा होगा, आपने नहीं पढ़ा, लास्ट में पढ़ेंगे उसमें कम्युनिकेशन सिस्टम में। तो उसमें आपको पढ़ाई जाएंगे और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, नंद गेट, नॉर गेट। तो उनका बार बार यूज करके वो इलेक्ट्रॉनिक गेट बनाया जाता है। चेक करना, जब भी जो इलेक्ट्रॉनिक गेट होगा उसके आसपास कहीं ना कहीं उसको विद्युत सप्लाई के लिए जगह जरूर होगी, तो उसने छिपा के रखी होगी, अंडरग्राउंड रखी हो, या बहुत से छोड़ भी देते हैं, दिखता है। जो ऑटोमेटिक गेट्स होते हैं उनमें क्या होगी, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी के लिए सप्लाई आ रही होगी, कहीं ना कहीं से क्या आ रही होगी, इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर। अच्छा, और एक एग्जांपल देता हूँ उसका, प्रकाश विद्युत प्रभाव का। सबसे अच्छा एग्जांपल आधुनिक समय में चल रहा है, सोलर प्लेट। चेक करके देखो, आप प्रकाश से लाइट बना पा रहे हैं? बोलिए। आप सोलर प्लेट रखवा लीजिए, प्रकाश से क्या बनाएंगे, लाइट। तो वो भी एग्जांपल है। अब समझ में आया प्रकाश विद्युत प्रभाव होता क्या है? ये कुछ नहीं होता है, इस पर आगे क्या करता है, उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश गिरता है, तो विकिरण। और जैसे ही आगे इस पर गिरेगा तो क्या हो जाएगा, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तुरंत क्या फ्लो हो जाएगी, धारा। हाँ या ना? देखिए, जब किसी धातु की सतह पर, इसके एग्जांपल्स बहुत याद रहे आपने। एक को देखो, हॉर्न वाला हो गया, चोर घंटी हो गया। जैसे आपने देखा हो क्रिस 3 या क्रिस 2, जो भी है, मुझे नहीं पता कि 3, 4, 5 कितनी है। तो उसमें आपने नोटिस किया होगा, जब वो चोरी करने जाता है तो जैसे उसको टच करता है बजने लगता है हॉर्न, तो उसमें रेज आती है, फिर वो रेज से बच बच के निकलता है, देखा होगा। तो वो रेज यही है जो दिखती नहीं है। क्या आपको प्रकाश दिख रहा है? प्रकाश किस किस को दिख रहा है? बोलो। तो जी का है। हाँ, क्या है?
प्रकाश नहीं दिखता, प्रकाश की वजह से वस्तुएं दिखती हैं। क्लियर। जब वस्तुएं दिखने लगे तो ऑटोमेटिक अनुभूति हो जाती है कि प्रकाश आ गया। क्यों? क्योंकि प्रकाश से आगे वस्तुओं पे गिरता है, वस्तुओं से प्रकाश हमारी आंख में रेटिना पे जाकर टकराता है, और प्रकाश के टकराने से क्या होता है, रेटिना पे जाकर अनुभूति हो जाती है, क्योंकि हमें वस्तुएं दिखने लगती है। क्योंकि जब कंडीशन होती है रेटिना पे किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है। हाँ या ना? और दिमाग उसे कैसे दिखाता है फिर? हाँ, बोलो। आवाज हो जा रही हुई तो लिखो इसको। देखो इसको डेफिनेशन लिख गया इसका। क्या लिखा है बताओ? जब किसी धातु की सतह पर उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश या विकिरण आपतित होता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होने लगता है या इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। ये घटना है तो बहुत छोटी सी, लेकिन इस घटना को नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। और आज के आधुनिक समय में तो आपने चेक भी किया हुआ, कार का टच करते ही चालू, हॉर्न बजना शुरू, घंटी चालू, स्कूटी टच करते ही चालू हो जाती है। ऑटोमेटिक गेट्स का तो अनलिमिटेड प्रोसीजर चल रहा है। क्लियर। सोलर प्लेट आपके सामने है, ये इसी पे सब काम कर रहे हैं। तो वास्तविकता में ये घटना जो है किससे मैच कर रही है? प्रकाश उत्सर्जन से। किससे मैच कर रही है? तो बेटा इसमें बताना, जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनको क्या बोला जाएगा? फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या बोला जाएगा? फोटो इलेक्ट्रॉन। अच्छा, फोटो इलेक्ट्रॉन ना बोल के दूसरा कुछ बोलना चाहें तो प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन। अब लिखिए प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम। क्या बनाना है? डायग्राम बन गया। प्रकाश विद्युत समझ में आ गया प्रभाव। इंग्लिश में क्या बोलता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसमें कोई समस्या क्या? मैं कचना कोई, जहां में डायरेक्ट प्रकाश आगे गिरेगा धातु की सतह पर, धातु किसका हो सकता है? सीजियम, प्लेटिनम, एल्यूमिनियम, एक्सेट्रा। तो इन पे आगे प्रकाश गिरेगा, तुरंत यहां से क्या निकल जाएगा? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन ने मूव किया, धारा बन जाएगी, लाइट आना शुरू हो जाएगी। एग्जाम्पल समझ में आ गए इसके? क्लियर। आगे लिखो। अच्छा, आपने वो भी देखा होगा, ऑटोमेटिक समर चालू बंद हो जाती है। वो 24 घंटे वाला प्रोसीजर होता है, आजकल ब्लैक में किया जाता है। जैसे आप घर पे हैं, फोन से आपने समर चालू कर दी, फोन से समर बंद कर दी, तो वो कौन सा प्रोसीजर है? 24 घंटे वाला। किस पे काम कर रहा है? फोटो इलेक्ट्रिक। क्लियर। लेकिन आजकल सिस्टम बैन है, ब्लैक में हो जाता है, फिर भी ऐसे करवाना चाहो तो 10-12 हजार रुपए लगेंगे, हो जाएगा। लिख गया। अब लिखिए प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम। अब बेटा इसके नियम इंपॉर्टेंट है, ये तो वो छोटी सी बात थी, आपने तुरंत एक बार कैच कर ली थी। अब चेक करो इसके क्या है नियम। अच्छा, इन नियमों के बारे में, प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में कौन बता रहे हैं हमें? सर अल्बर्ट आइंस्टाइन, फेमस साइंटिस्ट ऑफ यूएसए। बॉर्न कहाँ हुए थे? जर्मनी। अब इनका पहला नियम क्या है वो ध्यान से सुनो। इन्होंने जैसे ही पहला नियम दिया तो हाइगेन के तरंग सिद्धांत फेल हो गए। क्या हो गए थे? हाइगेन ने क्या बताया था? प्रकाश तरंग के रूप में चलता है, इन्होंने वो कहीं ना कहीं गलत साबित कर दिया था। अब कैसे गलत साबित किया? अब हाइगेन ने तो सीधी रेखाओं चलता है, तो उन्होंने व्यतिकरण विवर्तन और ध्रुवण अध्यारोपण घटना प्रूफ की, और वो प्रूफ हुई, तो माना गया तरंग के रूप में चलता है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी कि जो प्रूफ नहीं हुई, जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव। अगर प्रकाश तरंग के रूप में है तो प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या नहीं हुआ? प्रूफ नहीं हुआ। उन्होंने क्या बोल दिया? उसमें एरर बोल दिया। कैसे बोला? कि जैसे ही
किसी धातु की सतह पर फोटोन आके गिरता है, फोटोन मतलब विकिरण, दोनों। तो जैसे ही धातु की सतह पर फोटोन आके गिरेगा, तुरंत यहां से क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन। क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन। फोटोन आके गिरा, तुरंत क्या निकलेगा। तो इन्होंने उन्होंने अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया कि जैसे ही किसी भी धातु की सतह पर फोटोन गिरता है, तुरंत इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, उसको निकलने में कोई समय नहीं लगता। क्या नहीं लगता है। अगर समय क्यों नहीं लग रहा, अगर तरंग के रूप में होता तो ऐसे करके चलता, तो मुड़ने मुड़ाने में थोड़ा टाइम लगता। वो जैसे ही कुल मिलाकर यहां पे आके गिरा, तुरंत यहां रखा था, यहां पर होता इलेक्ट्रॉन, और ऊपर से गिरा फोटोन, तो तुरंत डायरेक्ट आगे निकल जाता है। अगर वो जैसे आगे निकलने में जाता तो टेढ़ा मेढ़ा होगा, तो थोड़ा मूव करने में टाइम लगता उसको, आया ना। तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने बोला कि जैसे ही किसी धातु की सतह पर फोटोन आके गिरा, तो इलेक्ट्रॉन वहां से तुरंत निकल गया, उसको निकलने में कोई समय पश्चाता नहीं थी। क्या नहीं थी। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन में, पहले लिखे नहीं समझ, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन में, इलेक्ट्रॉन से समझ में आता है क्या होता है, बोलो। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन समझ में आता है। तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन में क्या नहीं होती है, कोई समय पश्चाता। चेक करना, पश्चाता सही लिखा है। क्लियर। कैसे होगा, क्या नहीं होता है, कोई समय पक्षता नहीं होती है। समय पक्षता ना होने का मतलब क्या होता है, समय पक्षता नहीं होती। हाँ, आधे से पूरे से देख लो जो कुछ भी। चेक करो, कोई समय पक्षता नहीं होती। समय पक्षता का मतलब क्या होता है, कोई टाइम लगता ही नहीं है। जैसे ही आया इलेक्ट्रॉन, वो फोटोन, तुरंत इलेक्ट्रॉन क्या कर जाता है। देखिए पहला नियम, जब किसी धातु की सतह पर इलेक्ट्रॉन को निकलने में बेटा टाइम कब लगता, जब प्रकाश कैसा आता, टेढ़े मेढ़े होके आता, तरंग के रूप में आता, तो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करता, वो निकलता। तो घटना बहुत तीव्र होती है। चेक करो, फोटोन की स्पीड कितनी है, बोलो। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। अगर प्रकाश चाहे तो धरती में होल कर सकता है, धरती तो कुछ नहीं। दैट्स नॉर्मल थिंग्स ऑफ अर्थ और लाइफ। मतलब इतना छोटा है, उसकी स्पीड से आपने देखा, कोई चीज स्पीड से आए। ऐसे अब काम करना, आज से 200 200 300 साल बाद बता रहा हूँ, हो सकता है 50 60 साल बाद ही हो जाए। ऐसी टॉर्च आया करेंगी कि हम टॉर्च से आदमी को ऐसे पीछे धकेल सकते हैं, जैसे मूवीज में दिखाया जाता है, हॉलीवुड की में। जैसे उसमें लाइट लेके आ गया, वो ऐसे लड़ रहा है उससे ही, इंटेंसिटी। वो बहुत आगे का सोच के बनाते हैं। हाँ, लेकिन हम, बताओ लिख गया पहला नियम, क्या लिखा है बताओ। जब धातु की सतह पर, बोलो, जब किसी धातु की सतह पर विकिरण आपतित होता है, तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन में कोई समय पक्षता नहीं होती है। लिख गया, पहला नियम क्लियर, आया ना। समय कब लगता है इलेक्ट्रॉन को निकलने में, तरंग के रूप में होता है। और समय लग ही नहीं रहा, कौन कह रहा है इस बात को, अल्बर्ट आइंस्टीन। और अल्बर्ट आइंस्टीन ने जो ये दिया, तो उनको 1921 में क्या मिला हुआ है, नोबेल पुरस्कार। और ये बहुत तगड़ा प्रोसीजर था, तगड़ा कॉन्सेप्ट था, तगड़ा एक्सपेरिमेंट था। अब आप चेक करके देखो ये कितना, कितनी जगह काम कर रहा है। मैंने आपको बताया, मेट्रो ट्रेन, लिफ्ट में ऑटोमेटिक गेट्स, और मॉल, हॉस्पिटल्स, और हॉर्न। हाँ बिल्कुल। और
चोर चोरी करने आए उसको तुरंत हॉर्न बजने लगता है। वो सोलर पैनल कितने में काम कर रहा है। तो पहला नियम क्लियर हो गया। अब दूसरा नियम क्या है वो ध्यान से सुनना। अब क्या पढ़ना है हमें, दूसरा नियम क्या है बताओ। नियम नंबर सेकंड। अब चेक करो, जैसे यहां से उपयुक्त आवृत्ति का क्या होगा, प्रकाश आके गिरेगा। तो हमने बताया है पहले में कि इलेक्ट्रॉन को निकलने में कोई टाइम नहीं लगेगा, बिना टाइम के इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा डायरेक्ट। और ये क्रिया जो होगी बहुत स्पीड में होगी, क्योंकि फोटोन की स्पीड ही बहुत है, इलेक्ट्रॉन की स्पीड ही बहुत होती है। अब दूसरा नियम क्या कह रहा है कि जैसे ही प्रकाश आगे गिरेगा तो इससे फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी। तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी या प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन, हाँ या ना, प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करेगी। किस पर निर्भर करेगी, प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करेगी, आवृत्ति पर नहीं। इसका मतलब क्या है कि प्रकाश इतनी स्पीड से आगे गिर रहा होगा, इंटेंसिटी का प्रकाश होगा, तो उससे इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेगा। ऐसा नहीं है कि प्रकाश ज्यादा आवृत्ति का आगे गिरे तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेगा। अब सुनो, जैसे इस धातु की सतह पर क्या करता है, फोटोन क्या करता है, तो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। और ये कौन सा क्या है, प्रकाश विद्युत। तो प्रकाश विद्युत प्रवाह सेम चेक करना, प्रकाश उत्सर्जन से मैच करता है या नहीं करता है। तो प्रकाश उत्सर्जन में क्या निकलते थे, प्रकाश एक इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो सब में निकलता है, लेकिन प्रकाश विद्युत प्रवाह में और प्रकाश उत्सर्जन में जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसको क्या बोलते हैं, प्रकाश एक इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन। तो फोटो इलेक्ट्रॉन कह लीजिए या क्या कह सकते हैं, प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ही प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उनकी संख्या निकलेगी। चेक करना संख्या, याद हो जाएगा दूसरा नियम। अब ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या बोल दिया है। प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन की क्या आ रही है, या बड़ी आ की मात्रा किस पर डिपेंड करती है, तीव्रता। आगे बढ़िया की मात्रा याद करने का कॉन्सेप्ट ढूंढो कि याद कैसे करना है, दिमाग में कैसे रहेगा। चेक करो, प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन की संख्या किस पे डिपेंड कर रही है, तीव्रता। किस पे नहीं कर रही है, आवृत्ति। तो अब क्या लिखा जाएगा, जब किसी धातु की सतह पर उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश आपतित होता है तो उससे निकलने वाले प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है, न कि आवृत्ति। इसका मतलब क्या है कि इस प्लेट पर जितनी हाई इंटेंसिटी का प्रकाश गिरेगा उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलते रहेंगे, और जितनी इंटेंसिटी कम हो जाएगी इलेक्ट्रॉन निकलना स्लो हो जाएगा। जैसे सुबह चेक करना और शाम को चेक करना, तो उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है तो सोलर बैठता जाता है, और दोपहर के टाइम पे इंटेंसिटी प्रकाश की ज्यादा होती है धूप की, तो सोलर धुआंधार काम करता है। धुरंधर मूवी की तरह, आया ना। चेक करो, देखिए पहला दूसरा नियम क्या लिखना है बताओ, देखिए आप दोबारा सुनने के लिए बड़ा गौर। जैसे मैंने यहां पर बताया कि हम ये बोलते हैं बार बार उपर्युक्त आवृत्ति का विकिरण आपतित होता है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है। क्या निकलता है, अब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसी को तो बोला गया प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन। हम डायरेक्ट ये तो पूरी घटना डिफाइन करते हैं, डायरेक्ट ये भी तो बोल सकते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव में, इसी का तो डेफिनेशन है। अब मैं बोल दूं डॉग, और उसका बोलूंगा चार टांग एक पूंछ दो दो दांत निकले हुए, बापू डिफाइन करने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट वो समझ में आएगा डॉग, हाँ या ना। अब मैं बोलूं मोटरसाइकिल के बाद दो पहिया, फिर ऐसे बोलूं उसका, जैसे अरे थ्री इडियट बोलता है कि मशीन क्या है, तो डेफिनेशन दो। हाँ तो मशीन हो आदमी का काम आसान करे, पैर की निप से लेकर, हाँ या ना। तो अब वो कहता है अप डाउन, तो उसको निकालता है बाहर के डाउन, तो वो कहता है डेफिनेशन क्या है, तो वो कहता साइलेंसर, वो क्या कहता है डेफिनेशन।
तब वो कहता है कि अब सही है, तो लास्ट में लौट के आता है कि मेरी बुक रह गई। तो फिर उस बुक को अच्छे डिफाइन करता है कि उसको पेज पलटा जाता है, ये किया जाता है, उसको ये कराते हैं, वो करता है, फिर कहता है रह क्या गया, सीधे बोल के बुक रह गई कि, तो सीधे नहीं बोल सकता कि समझ में ही नहीं आता आपके। हाँ, आईएएस में तो बहुत चीज है ऐसी, डायरेक्ट ऐसे बोलो डॉग, तो डॉग बोल दो ना डायरेक्ट। तो मैं ऐसे वही कहना चाह रहा था, जैसे आप पूरा डेफिनेशन ना देके डायरेक्ट बोल दिया जाए प्रकाश विद्युत प्रभाव। समझ में आ गया? लिखिए दूसरा नहीं। हाँ हाँ, प्रकाश विद्युत प्रभाव, जो डेफिनेशन है वो लिख दो। क्या लिखा तुम बताओ पहले, सेकंड में लिख रहे हो? लिखिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव में, प्रकाश विद्युत प्रभाव में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों, उत्सर्जित प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन की संख्या, जो कितना शॉर्ट कर दिया है समझने के लिए, बाद में तो वर्ड शब्द से लिखना ही है आप। क्या लिखा है? प्रकाश विद्युत प्रभाव में उत्सर्जित प्रकाशिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है, आवृत्ति पर नहीं। लॉन्ग में देखिए, जब किसी धातु की सतह पर उपर्युक्त आवृत्ति का प्रकाश आपतित होता है तो उत्सर्जित प्रकाशिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है, आवृत्ति पर नहीं। अब लिखिए नियम नंबर 3। क्या लिखना है? दूसरा नियम क्लियर, साथ के साथ याद होते जा रहा है? बोलिए। अब तीसरा नियम क्या कहता है? अब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या तो आपने बता दी, अब इलेक्ट्रॉन का स्पीड भी तो होगा। जैसे फोटोन आगे गिर रहा था 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड में निकलेगा फिर, तो जो इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, वेग। क्या हो जाएगा बेटा? वेग। तो जो इलेक्ट्रॉन का वेग होगा, वो इलेक्ट्रॉन होंगे कौन से? प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन। प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन का वेग आवृत्ति पर निर्भर करेगा, आवृत्ति पर निर्भर करता है। किस पर नहीं करता? तीव्रता पर। अब इसको याद करने का तरीका क्या है? इसके दो तरीके हैं याद करने के। देखो, पहला तरीका तो यहाँ पर वेग है, तो यहाँ पे कोई मतलब नहीं है तीव्रता का, क्योंकि संख्या बढ़िया की मात्रा तब यहाँ पे आ रही थी तीव्रता। तो एक तरीका तो ये याद करने का हो जाएगा। दूसरा कि मुझे पता है बी बराबर एम लेमड़ा, तो वेग जो होता है वो आवृत्ति पर डिपेंड करता है। तो सिंपल सी बात है, प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन का वेग आवृत्ति पर निर्भर करता है, तीव्रता पर नहीं करता। तो तीसरा नियम क्या हो जाएगा कि प्रकाश विद्युत प्रभाव में उत्सर्जित प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन का वेग आवृत्ति पर निर्भर करता है, ना कि तीव्रता पर। याद रखना क्या बोला जा रहा है, प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन की संख्या किस पर डिपेंड करेगी और प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन का वेग किस पर डिपेंड करेगा, आवृत्ति। अंतर है, संख्या तो तीव्रता, वेग तो आवृत्ति, हाँ या ना? देखिए तीसरे नियम में लिख दो, प्रकाश विद्युत प्रभाव में, प्रकाश विद्युत प्रभाव में उत्सर्जित प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन का वेग, उत्सर्जित प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन का वेग प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन का वेग आवृत्ति पर निर्भर करता है, तीव्रता पर नहीं। अब बचा लास्ट नियम, नियम नंबर 4। इसके कितने नियम हैं? 4 नियम।
अब चौथा नियम क्या कहता है? चौथा नियम यह कहता है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव में इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए जितनी न्यूनतम आवृत्ति चाहिए उसको देहली आवृत्ति कहते हैं। चौथा नियम कुछ नहीं है, देहली आवृत्ति का डेफिनेशन है, बस लिख दीजिए। प्रकाश विद्युत प्रभाव में देहली आवृत्ति तो पता है, देहली आवृत्ति किसकी होती है? ये तो देहली आवृत्ति किसकी होती है? तो मैं बताऊंगा कि आपको पता है पर देहली आवृत्ति क्या होता है। प्रकाश की होती है या धातु की सतह की होती है? हाँ, क्लियर बोलो। हाँ, धातु की सतह की होती है। किसकी होती है? जैसे मैंने बोला 15 लीटर की बाल्टी, तो 15 लीटर ये स्पेस किसका है? बाल्टी का। अब इसमें कितना आ रहा है? अपने भरा 10 तो नहीं फैलेगा, भर दिया 16 तो फैलेगा। हाँ ना, तो जो 10 है और 16 है और 20 है तो 15 है, वो क्या है? आने वाली आवृत्ति है। हाँ ना, तो ऐसे याद रखें, देहली आवृत्ति होती है वो किसकी होती है? धातु की सतह की। इसको इतना, जैसे अब यहां से ये सतह है, अब इसको 100 हर्ट्ज एग्जाम्पल समझो, उसके बाद समझना है। इसकी आवृत्ति कितनी है? 100 हर्ट्ज, मतलब ये देहली आवृत्ति है। मतलब देहली का मतलब देहरी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा बाहर। तो यह चेक करना, तो इसलिए धातु सतह इसकी आवृत्ति कितनी है? अगर इसको 100 हर्ट्ज आवृत्ति का प्रकाश मिला तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा। इसको कितना मिलना चाहिए? 110 आवृत्ति का प्रकाश, मतलब 100 से ज्यादा, 101 दे दो तो इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करेगा। अब सोचोगे इसको 90 देते रहो तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, 100 दिया तब भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, क्योंकि इतनी तो 100 हर्ट्ज की तो इसकी कैपेसिटी है, इतनी प्रकाश तो कहा जाएगा। अरे जैसे पेट्रोल जो इंजन होता है वो चलता है तो उससे फिर गर्म होने में थोड़ी बहुत पेट्रोल खा जाता है, तो इंजन बिना गर्म हुए चल जाएगा? बोलो। तो सेम ऐसे इसका है प्रोसीजर। क्लियर? अब बताओ नियम नंबर 4 क्या है? कि प्रकाश विद्युत प्रभाव में धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए जितनी न्यूनतम आवृत्ति की जरूरत होती है उसे देहली आवृत्ति कहते हैं। हाँ या ना? देखो, अब देहली आवृत्ति है थोड़ी पता पड़ जाएगी कि तुम्हें मालूम। अरे तुम्हें एक और एग्जांपल देता हूँ, बेहतरीन वाला एग्जांपल, लिसन टू मी, बी केयरफुली अलर्ट। ये छोटा सा बच्चा है, पड़ोसी का है, तो ऐसे खेल रहा है, एक कान को दोनों आगे वैसे ही कोई मतलब होना है, मजा मजा रुबा ना हो बस, मतलब घर का बच्चा से आपको मजा आ रहा रुबाल में उसको। अब एक थोड़ा धीमे थप्पड़ मारा, अबू ना रो, मस्त खेल रहा है। एक और दबदबा पीछे थे, अभी ना रो रो, मैं को तेज दो एक और, अभी ना रो रो, फिर एक और दो सूत के, फिर रो आया ना। तो उसकी ये दहली आवृत्ति थी कि चौथे थप्पड़ पे इतना इंटेंसिटी का थप्पड़ बड़ा तब जाके रोया है, मतलब उससे पहले उसकी दहली आवृत्ति तक आप पहुंच ही नहीं पा रहे थे। बहुत से बालक हम सहन कर रहा था, क्या कर रहा था? जैसे सपोज दैट मैं हूं, मैं इसे 70 किलोमीटर उठा लूंगा, 80 उठा लूंगा, 90 उठा लूंगा, चांद पर रख के मतलब, और सपोज आपने रख दिया 2 क्विंटल भर का होगा मेरे पैरों का, टूट जाएंगे। तो उतनी वो क्षमता थी। तो अब मुझे कितना पता पड़ा? जब मैं उठाऊंगा तभी तो पता पड़ेगा मेरी क्षमता कितनी है। हाँ या ना? तो ऐसे ही धातु की सतह पर प्रकाश आके गिरेगा तब पता पड़ेगा। सपोज इस पे गिर रहा है 100 आवृत्ति का प्रकाश, इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा। फिर आगे गिर रहा है 150 आवृत्ति का प्रकाश, इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा। फिर आगे गिरा 200 आवृत्ति का प्रकाश, तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा। फिर आगे गिरा 210 आवृत्ति का प्रकाश, तो इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो आपको पता पड़ेगा कि इसकी दहली आवृत्ति जो है 200 से ज्यादा है, मतलब 200 के समथिंग है, तो उससे बाद इलेक्ट्रॉन निकला है। और जब तक इलेक्ट्रॉन नहीं निकला तो दहली आवृत्ति तक पहुंच ही नहीं रहा। जैसे इस बाल्टी में पानी भर रहा हूं, इसकी कैपेसिटी अब मुझे नहीं पता कितनी है, मैं तो भरता जा रहा हूं। और यदि मैंने देखा पेट्रोल भर दी मैंने इसमें टंकी में, तो 20 लीटर पेट्रोल भर गई, उसके बाद पेट्रोल निकली, तब मुझे पता चला कि ये इस टंकी की क्षमता कितनी है, 20 लीटर। क्या पहले पता थी? ऐसी सेम बाद में पता चलेगी धातु की सतह की दहली आवृत्ति कितनी है। प्रकाश आगे गिरता रहेगा, इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा। चलिए देखिए चौथा नियम क्या लिखा है बताओ। जब प्रकाश विद्युत प्रभाव में
धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन से लेने के लिए जितनी न्यूनतम आवृत्ति की आवश्यकता होती है उसे प्रकाश सॉरी दहलीय आवृत्ति कहते हैं। अब एक बार इस पूरे टॉपिक को रिवाइज कर लीजिए। और जैसे ही प्रकाश विद्युत प्रवाह फेमस हुआ तुरंत क्या गलत हो गया? अल्बर्ट आइंस्टाइन का हाइगेन का द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत। क्लियर? और लेकिन आधुनिक समय की बात करें तो ना हाइगेन्स का द्वितीय तरंगिका का सिद्धांत मान्य होता है ना न्यूटन का कण का सिद्धांत मान्य होता है। तो मान्य किसको करते हैं? मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत और क्वांटम सिद्धांत। क्वांटम सिद्धांत के अकॉर्डिंग फोटोन कण है जिसकी एनर्जी है E बराबर h न्यू। अभी आपको पता चलेगा। क्लियर? ये मैं नोट पर लिखवाया नहीं है, शायद बताया है कई बार, लिख लिया करो। प्रकाश विद्युत प्रभाव। क्लियर? बोलिए। नोट पर लगाओ। हाइगेन के तरंग सिद्धांत की विफलताएं। हाइगेन के तरंग सिद्धांत की विफलताएं। ये लिखिए पहली विफलता। अब पहली विफलता कहां पर हुई? जैसे हाइगेन ने क्या दिया? पहला नियम। हाँ या ना? तो हाइगेन ने पहला नियम देते ही क्या बोल दिया कि प्रकाश तरंग के रूप में नहीं है। अगर तरंग के रूप में होता तो इलेक्ट्रॉन को निकलने में टाइम लगता, तो इलेक्ट्रॉन को निकलने में टाइम नहीं लग रहा है। तो हमें फिजिक्स में चीजें गलत हुई है उनको ही पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि उनसे वो चीजें प्रूफ हुई। जैसे उसने किसी ने 10 पॉइंट दिए, 10 पॉइंट में से 4 पॉइंट सही प्रूफ हो गए नेचर में, 6 गलत हो गए, तो लास्ट में खत्म हो गया वो पॉइंट। लेकिन 4 चीजें तो मिली। तो मतलब जैसे वो नहीं कहते कि इंसान कितना भी गलत हो कुछ तो थोड़ी बहुत अच्छाई तो मिलेगी। पूरी तरह गलत कोई नहीं हो सकता है। आया ना? रावण में भी अच्छाई थी क्या? वो ज्ञानी और वीर था। अगर औरों की तरह ऐसा ही होता डरपोक तो कब का समर्पण कर देता कि नारायण है फलाना है और तो नारायण है तो मैं भी रावण हूं। समझ में आया? मतलब वीर था वो, उसके अंदर गुण था, ये हर किसी में नहीं होता है। तुरंत सरेंडर कर जाते हैं सेकंड के अंदर। जैसे तो सामने वाली ताकत ज्यादा दी कि सरेंडर कर दो, और आज का बंदा तो समझ में नहीं आएगा, तुरंत कर जाएगा, एक सेकंड नहीं लगाएगा कि तुम कौन हो, डायरेक्ट बोलेगा हुआ रही। और उसको क्या मिलना चाहिए? सही डायरेक्शन। इसीलिए कहता हूँ भरोसा किसी में मत करो, खुद के अलावा इज्जत सबकी करो। है? नहीं, अरे मैं इसलिए कह रहा था बोलो, मैं आपके आपसे ही बोल के जाऊँ कल पढ़ाने आऊंगा और मरेगा रात में फिर। अरे किसी का कुछ नहीं पता है, भरोसा खुद का नहीं है। हाँ, घरे पहुंचे नहीं पहुंचे तो अपनी सांसों को तो क्लियर पता नहीं है कि सुबह तक रहेंगी या शाम तक रहेंगी, और दूसरे भरोसा करे नहीं मैं 7 जन्म तक साथ हूं। कितने जन्म तक? और कम पड़ जाता 8वें में आ जाऊंगा का ठेका ले लो हो। लग गया? देखिए क्या लिखा बताओ?
समझा तो दिया है, पहली विफलता समझा दी। मैं बता रहा हूं क्या होती है पहली विफलता। इलेक्ट्रॉन तरंग के रूप में होता है, टाइम लगता है, इलेक्ट्रॉन में निकलने टाइम नहीं लगता। यही बोला उन्होंने अल्बर्ट आइंस्टीन ने। लिखो पहली विफलता में लिखो, अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया। अब बहुत समय अल्बर्ट आइंस्टाइन लिखवा नहीं, आधी गलत लिखी। ई आई लिख लो, फिर नहीं कहोगे ई आई का है। ए आई लिख लो, ए आई। देखो, ए आई और अल्बर्ट आइंस्टीन, देख रहे हो तो। क्या लिखा हो तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया। अब तुम बता दो किसकी कॉपी में गलत दिखा दूं तुम्हें, अल्बर्ट आइंस्टीन लिखा होगा। गलत है। है दिखाना। हाँ ये रहा अल्बर्ट आइंस्टीन। ये अपने टाइम के सबसे फैशनेबल साइंटिस्ट थे। सोच के देखो कब की बात है। वॉन 1879। 1879 समझ में आ रहा है, 19वीं सदी से भी पहले। और उस टाइम पे इनके बाल देख रहे हो आप। 1880 की बात है। और उस टाइम पे बाल देखो कैसे थे, और आज भी वैसे बाल नहीं होंगे किसी साइंटिस्ट के। बहुत स्टाइलिश एकदम। हाँ। मैं क्या बता रहा था बताना। अल्बर्ट आइंस्टीन का पहला नियम। देखो अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया, प्रकाश अगर तरंग के रूप में होता। सेंस तो वही निकलेगा, थोड़ा बहुत ऑड सा लग रहा था। प्रकाश, क्या लगा, अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया कि यदि प्रकाश तरंग के रूप में होता तो प्रकाश विद्युत प्रभाव में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन में तो प्रकाश विद्युत प्रभाव में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन में प्रकाश विद्युत प्रभाव में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन में कुछ ना कुछ समय लगता, जबकि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन में कोई समय पक्षता नहीं होती है। कुछ ना कुछ समय लगता, जबकि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन में कोई समय पक्षता नहीं होती। या दूसरा लिखिए। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इसमें उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन संख्या उत्सर्जित होते हैं इलेक्ट्रॉन, वो जो संख्या है जो वेग पर निर्भर करनी चाहिए, इस पर निर्भर करनी चाहिए थी, लेकिन करती किस पर है, तीव्रता पर। इस पर करती है। देखिए इन्होंने बताया सेकंड में, अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया कि प्रकाश विद्युत प्रभाव में प्रकाश विद्युत प्रभाव में उत्सर्जित प्रकाशिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या
उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को प्रकाश के वेग पर निर्भर करना चाहिए, जबकि तीव्रता पर निर्भर करती है। ठीक है? बोलिए, समझ में आ गया? चेक करो किस पर डिपेंड कर रही थी इलेक्ट्रॉन संख्या, तीव्रता पर। और करना किस पे चाहिए था? किसने बताया ये बात? अल्बर्ट आइंस्टीन। अगला लिखिए, अल्बर्ट आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ है। अगली हेडिंग, अल्बर्ट आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। इसका न्यूमेरिकल भी 5 नंबर में आता है। इसका न्यूमेरिकल भी कितने नंबर में आता है? 5 नंबर में। प्रकाश विद्युत प्रभाव में कोई समस्या? बोलो। इसका है ये अल्बर्ट आइंस्टीन का है ना? क्या लेना अल्बर्ट? हम्म, अल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टाइन का प्रकाश समीकरण। देखिए, अल्बर्ट आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत अब इसमें चेक, ये जो अल्बर्ट आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण है, यहाँ पर दो साइंटिस्टों ने बताया। किसने बताया? पहले साइंटिस्ट आए थे मैक्स प्लांक। तो चेक करो, अभी मैंने आपको बताया था स्टोरी में कि मैक्स प्लांक को पता चला था कि जो ये प्रकाश विद्युत प्रभाव लिखा हुआ है वो किसमें लिखा है? जर्मन में। और उन्होंने क्या, उनको क्या सजेस्ट किया था कि आप इसको किसमें लिखो? इंग्लिश। तो यहाँ पर हाँ, जो अल्बर्ट आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण आया उसमें मैक्स प्लांक वो भी आए, प्लांक। तो मैक्स प्लांक ने क्या बताया? सपोज दैट यहाँ पर मेरे पास कोई धातु की सतह है। क्या है? ध्यान देना बेटा, ये क्या है? धातु की सतह। तो मैक्स प्लांक ने बताया कि जो विकिरण आपतित होता है वो E बराबर एच न्यू, ऊर्जा का विकिरण आपतित होता है किस पर? धातु की सतह पर। E क्या है? एनर्जी। क्या है? E बराबर एच न्यू। ये बात किसने बताई? मैक्स प्लांक ने। किसने बताया? मैक्स प्लांक ने। क्या बताया? कि जो किसी धातु की सतह पर विकिरण आपतित होता है उसकी एनर्जी कितनी होती है? E बराबर
एच न्यू ऊर्जा का क्या होता है, विकिरण आपतित होता है। अब यहां पर तुरंत है अल्बर्ट आइंस्टीन। तो अल्बर्ट आइंस्टीन में क्या होता है कि जो ये विकिरण आके गिर रहा है, ये दो पार्टों में बढ़ जाता है। कितने पार्टों में बढ़ जाता है? एक तो कार्य फल में बढ़ जाता है, एक गतिज ऊर्जा में बढ़ जाता है। दोबारा सुनो। जो जो प्रकाश उदय प्रभाव था उसमें विकिरण आगे गिरता है। ये क्या गिर रहा है होता ना, विकिरण प्रकाश से आगे गिर रहा है, प्रकाश। तो जो प्रकाश आगे गिर रहा है तो वो कितनी एनर्जी का है, किसने बताया? मैक्स प्लांक। अब जैसे ये विकिरण आगे गिरा एनर्जी ई का, तो वो तुरंत जो था वो दो पार्टों में डिवाइड हो गया। ये बात किसने बताया? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। उन्होंने बताया कि जो विकिरण ई बराबर एच न्यू का आपतित होता है, वो दो पार्टों में व्यय हो जाता है, वो दो पार्टों में खर्च होता है। जैसे पहला पार्ट क्या है, कार्यफलन, और दूसरा पार्ट क्या है, गतिज ऊर्जा। बोर्ड में देखिए, हमें क्या पढ़ना है? अल्बर्ट आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण। तो ये क्या है, धातु की सतह, और धातु की सतह पर क्या करता है, ई बराबर एच न्यू ऊर्जा का कोई विकिरण आपतित होता है। तो ये कितने पार्ट में बढ़ जाता है? दो पार्ट में, पहला फाई में और दूसरा ई के में। अब लिखिए सबसे लिखो, मैक्स प्लांक ने बताया, मैक्स प्लांक ने बताया कि किसी धातु की सतह पर मैक्स प्लांक ने बताया कि किसी धातु की सतह पर ई बराबर एच न्यू, ई बराबर एच न्यू ऊर्जा का विकिरण आपतित होता है। एच न्यू, ये लिख रहा है, ई बराबर एच न्यू। मैक्स प्लांक वैज्ञानिक जो थे, मैक्स प्लांक, उन्होंने बताया कि किसी धातु की सतह पर ई बराबर एच न्यू ऊर्जा का विकिरण आपतित होता है। अब आप यहां से बना दीजिए, यहां लिख देंगे मैक्स प्लांक। ये बात किसने बताई? मैक्स प्लांक ने। क्या बताया मैक्स प्लांक ने? कि ई बराबर एच न्यू, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चलिए, अब कौन बताएंगे? अल्बर्ट आइंस्टीन। क्लियर? ये किसने बताया? मैक्स प्लांक ने बताया है। और ये किसने बताया? अच्छा, अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया नहीं, बताएंगे। कुछ करो, मैक्स प्लांक ने क्या बताया था कि जो हमारे पास कोई धातु की सतह होती है, उस पर जो विकिरण आपतित होता है उसकी एनर्जी कितनी होती है, ई बराबर एच न्यू। ये उसने उन्होंने शब्द से लिख दिया कि मैक्स प्लांक ने बताया कि किसी धातु की सतह पर ई बराबर एच न्यू ऊर्जा का विकिरण आपतित होता है। ये वास्तविकता में फोटोन की एनर्जी होती है। क्या होती है, कितनी होती है? ई बराबर एच न्यू। तो बता दिया। अब उन्होंने क्या फिर कौन आया हमारे पास, मतलब कौन आया बताने के लिए? अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या बोला कि जो ई बराबर एच न्यू आपतित हो रहा है, वो दो पार्ट में व्यय हो रहा है, वो दो पार्ट में खर्च हो रहा है। पहला कार्यफलन, दूसरा गतिज ऊर्जा। कि कार्यफल का मतलब उससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इतनी एनर्जी चाहिए, और उसका एनर्जी बचेगी फिर उसको गति करने के लिए एनर्जी चाहिए, उसको क्या बोला गया? गतिज ऊर्जा। तो लिखिए इसमें दूसरे पॉइंट में, एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बना दिया। अब लिखो, अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया, सुअर ये देख ले बोर्ड पे, ई बराबर एच न्यू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बना हुआ है या नहीं बना हुआ है? हो रहा है तू? लिख लिया? क्या लिखा होता ना?
अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया कि किसी धातु की सतह पर जो ऊर्जा आपतित होती है जो किसी धातु की सतह पर ऊर्जा आपतित होती है वह दो भागों में व्यय होती है। सेम जो कैलकुलेशन ही कर रहे हैं अभी आप, इस बात को याद रखना, कोई माना वाना नहीं चल रहा है। कैलकुलेशन में ही लिखना पड़ेगा इतना, क्योंकि उन्होंने लिख के दिया है। और याद रहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट इक्वेशन है, बोर्ड एग्जाम में आती ही आती है। क्या लिखा है बताओ? अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया कि किसी धातु की सतह पर ऊर्जा आपतित होती है, वो दो भागों में व्यय, व्यय का मतलब खर्च होती है। ठीक है, जिसका पहला भाग धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए जितनी न्यूनतम ऊर्जा चाहिए की आवश्यकता होती है। क्या लिखा है बताओ? जिसका पहला भाग धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए जितनी न्यूनतम ऊर्जा की जरूरत होती है उसे कार्यफलन कहते हैं। तो इसका मतलब पहले वाला पार्ट किसमें व्यय हो गया? कार्यफलन में। लिख गया? क्या लिखा बताओ? अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया कि किसी धातु की सतह पर जो ऊर्जा आपतित हुई है वो कितने पार्ट में खर्च होगी? दो पार्ट में। पहला पार्ट क्या है कि किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा चाहिए, न्यूनतम एनर्जी, उसको कार्यफलन कहेंगे। और शेष बचा भाग इलेक्ट्रॉनों को गति कराने में व्यय होता है। इसका मतलब गतिज ऊर्जा। शेष बचा भाग, क्या लिखा है? शेष बचा भाग इलेक्ट्रॉन को गति कराने में व्यय होता है। हाँ या ना? तो इन्होंने क्या बताया? अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया ना। हम्म। किस किस में? और दूसरा, तो जो ई बराबर है वही तो फाइव प्लस ई के है। हाँ या ना? चेक करो, ई बराबर क्या है? फाइव प्लस ई के। ध्यान दीजिए। अब मैक्स प्लांक ने क्या बताया था कि ये धातु की सतह है, इस पर इतनी ऊर्जा, एनर्जी ई, इसका फॉर्मूला एच न्यू का विकिरण आके गिरेगा। और अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या बताया कि ये जो विकिरण आके गिरेगा ये दो पार्ट में टूटेगा, पहला कार्यफलन में, दूसरा गतिज ऊर्जा में। तो चेक करना, ई बराबर फाइव प्लस, ठीक है। अब यहां लिखेंगे समीकरण एक व दो से। अब समीकरण एक और दो में क्या हो रहा, चेक करो। एलएचएस बराबर है तो आरएचएस ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगी। तो हो जाएगा एच न्यू बराबर फाइव प्लस ई के। हाँ या ना? अब यहां पर यदि मैं न्यू बराबर न्यू नॉट कर दूं, मैंने यहां पर क्या कंडीशन लगाई, चलो यहां लगाता हूं साइड में नीचे इसके तुरंत। या यदि मैं न्यू बराबर क्या कर दूं, न्यू नॉट, इसका मतलब क्या है?
बताओ क्या नॉट हो जाए तो जो ई के है वो क्या हो जाती है, जीरो। क्या हो जाती है, जीरो। अब वैल्यू पुट कर दो, तो एच आया ना, और न्यू की जगह पर न्यू नॉट बराबर फाइव, और ये क्या हो गया, जीरो। तो एच बराबर, सॉरी, फाइव बराबर आ गया एच न्यू नॉट, और यही तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था दोनों। अब ये फाइव का मान जो है आप इसको रख दीजिए समीकरण थर्ड में, इसमें रख दो, इसको समीकरण थर्ड बना लो। क्या बना लेना है, समीकरण थर्ड। जो फाइव का वैल्यू इसमें रख दो, तो क्या आ जाएगा होता है ना, एच न्यू बराबर एच न्यू नॉट दोनों प्लस ई के। अब यहां से ई के का वैल्यू फाइंड करना, तो ई के बराबर आ जाएगा एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, आया ना। अब तो ई के बराबर न्यू, न्यू की जगह पे लिख सकता हूँ सी अपॉन लेमड़ा। बोलो कैसे है, क्योंकि मुझे पता है सी बराबर क्या होता है, या चूंकि करके लिखना। कितने पार्ट में एनर्जी भाई, दो में। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि सी बराबर होता है न्यू लेमड़ा, न्यू की जगह पर आप एन भी मान सकते हैं। तो सी बराबर न्यू लेमड़ा, तो न्यू की जगह पर सी अपॉन लेमड़ा, तो न्यू की जगह पर क्या लिख दिया, सी अपॉन लेमड़ा माइनस एच न्यू, सी अपॉन लेमड़ा नोट, क्या हो जाएगा, सी अपॉन लेमड़ा नोट। और ईके का वैल्यू क्या होता है, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला 1/2 mv², पता होना चाहिए। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv²। तो चेक करना कॉमन क्या मिल रहा है, देखो एच सी कॉमन मिल रहा है, तो क्या बचेगा, 1/लेमड़ा माइनस 1/लेमड़ा नॉट। और यही क्या होता है, प्रकाश विद्युत समीकरण। क्लियर। अच्छा याद रखना, यहां से मैं एच की जगह पे क्या लिख दिया मैंने, सी बराबर क्या होता है न्यू लेमड़ा, तो न्यू की जगह पे क्या लिख सकते हैं, सी अपॉन लेमड़ा, तो लिख दिया सी अपॉन लेमड़ा। तो एच सी अपॉन माइनस न्यू नॉट की जगह पर एच सी अपॉन लेमड़ा नॉट, दोनों। यहां से क्या कौन मिल रहा है, एच सी, और ईके का वैल्यू कितना होता है, तो 1/2 mv² बराबर एच सी कॉमन, तो 1/लेमड़ा माइनस 1/लेमड़ा नॉट। और लिख देंगे अतः यही अल्बर्ट आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण है। अतः यही अल्बर्ट आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण है। ठीक है। अब इसका न्यूमेरिकल लिखिए, बुक देना। चलो पहले नॉर्मल मैं बोल देता हूँ, उसके बाद कर लेना है ना, कैसा इसका न्यूमेरिकल बन सकता है। देखिए सीजियम धातु का कार्यफलन
सीजियम धातु का कार्यफलन 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। सीजियम धातु का कार्यफलन 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यदि सीजियम पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति, ऐसे मत लिखो, सवाल का मजा है, ऐसे देखो, जिस पर का समझ में आ गया। सीजियम पर, जिस पर 5×10⁻14 हर्ट्ज आवृत्ति का प्रकाश आपतित होता है। अब याद रखना, ये आपतित हो रहा है, हाँ या ना। जिस पर 5×10⁻14 हर्ट्ज आवृत्ति का प्रकाश आपतित होता है, तो सतह से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा क्या होगी? और याद रखना, इस इक्वेशन को आप चाहे चाय में घोर के पीना, चाहे दूध में, ये आपसे आनी चाहिए। दिख गया सवाल? बोलो हाँ या ना। सवाल दोबारा पढ़िए। अब यहां पर चेक करो, उसने क्या बोला है? सीजियम धातु का कार्यफलन, क्या बोला है? तो जो कार्यफलन होता है वो किससे डिनोट होता है? फाइ से लिख दो, फाइ बराबर। लेकिन एक विशेष बात और, ये जो सवाल है वो प्रकाश विद्युत समीकरण का है। ये बात पता कैसे पड़ेगी? क्योंकि गतिज ऊर्जा पूछी है। क्या पूछी है? और गतिज ऊर्जा उसी में आएगी जब इक्वेशन पढ़ाया जाएगा, कि जो एनर्जी आती है वो कार्यफलन, वर्क फंक्शन और काइनेटिक एनर्जी में ऐड हो जाती है। अब यहां से सवाल पता पड़ गया, प्रकाश विद्युत समीकरण का है। अब ये चेक करो कि प्रकाश विद्युत समीकरण में तो एच भी आता है, प्लांक नियतांक, क्योंकि प्रकाश विद्युत समीकरण मैक्स प्लांक आए हैं, हाँ या ना। और जब प्लांक नियतांक आएंगे तो उसका मान जो होता है वो जूल इंटू सेकंड में होता है। किसमें होता है? अब जूल इंटू सेकंड में होने के साथ साथ कार्यफलन किसमें दिया है? तो इसको मुझे सबसे पहला काम मेरा ये है कि जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, हाँ या ना। तो कार्यफलन जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है, इसे डायरेक्ट जूल में कन्वर्ट कर दो। डायरेक्ट करिए, क्वेश्चन मत बना देना इसका, आगे लाइन में कर दो डायरेक्ट इंटू करके। बोर्ड साफ करना। पढ़ो सवाल। उसने क्या बोला? सीजियम धातु का कार्यफलन, क्या बोला है? और कार्यफलन डी नॉट किससे होता है? फाइ से। कितना दे रहा है? 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आया ना। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में चेंज करना है, तो मैं फॉर्मूला जानता हूं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 गुणा 10⁻⁻19 जूल होता है, हाँ या ना। तो मैं 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किसमें चेंज करूंगा? जूल में। तो क्या हो जाएगा? 2.14 गुणा 1.6 गुणा 10⁻⁻19 जूल। डायरेक्ट कर दो, हाँ या ना। अब क्या कह रहा है? यदि इस पर या जिस पर 5×10⁻, जैसे सपोज दैट ये सीजियम धातु की सतह है, इसका कार्यफलन इतना है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
क्लियर। अब उसने क्या बोला, इस पर जो आवृत्ति का प्रकाश आपतित हो रहा है वो कितनी आवृत्ति का प्रकाश आपतित हो रहा है, 5 × 10⁻14 इतनी आवृत्ति का प्रकाश आके गिर रहा है। जो आके गिरता है वो नींव होता है, हाँ या ना। और दहली होगी तो किसकी होगी, सतह की, जो होगी न्यू नॉट। तो न्यू का वैल्यू कितना दे दिया, तो सॉरी, न्यू का वैल्यू कितना दे दिया, 5 × 10⁻14 हर्ट्ज। अब क्या कह रहे हैं, बोलो। तो सतह से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। दैट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब डायरेक्ट मैं आपको समझाता हूं। यहां से आई 100 जूल ऊर्जा, 70 जूल ऊर्जा खर्च हो गई इसमें इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने में। अब मुझे बताओ जो बची है वो कितनी बची, यही पूछा है। समझ में आया कि जो फॉर्मूला था, तो चेक करना, ई बराबर क्या था, 5 + ई के मुझसे पूछ लिया है। तो अगर मैं ई के बराबर फॉर्मूला बनाना चाहूं तो ई के बराबर बना सकता हूं E - 5। हाँ या ना। ई के पलट के रखो और चेक करना ये प्लस का आ रहा है, किसका हो जाएगा, माइनस का। तो ई के बराबर, ई का वैल्यू कितना है, एच न्यू, और फाई का वैल्यू क्या है, डायरेक्ट दे रहा है, हमें सॉल्व नहीं करना है। फाई तो हो जाएगा ई के बराबर, एच का वैल्यू कितना होता है, 6.62 × 10⁻−34। न्यू का वैल्यू 5 × 10⁻+14 माइनस पाई का वैल्यू 2.14 × 1.6 इंटू 10⁻−19। हाँ या ना। अब कुछ बचा, करो कैलकुलेट। हाँ? कैलकुलेशन करवाओ। सबसे पहले इनकी पावर सॉल्व करो, बीच में माइनस लगा, याद रखना। पावर सॉल्व करेंगे तो ई के बराबर करना मल्टीप्लाई, 3310 है, क्लियर बोला बस, क्या ये 3310 × 10⁻20 माइनस मल्टीप्लाई, तो 64, 6, 22, 2, 28, 2 कितना आ रहा है, हाँ 34 आएगा, सही है ना। दशमलव यहाँ लग जाएगा, गुणा 10⁻−19। और देखो याद रखो, यहां से 10 की पावर जब तक आप बराबर नहीं करोगे तब तक कॉमन नहीं ले सकते हैं। 10 की पावर इधर -19 है, इधर भी आपको क्या करना पड़ेगा, -19। इधर -19 करने के लिए अब चेक करो मानक रूप, कैलकुलेशन करना है। या तो इसको 20 कर लो माइनस का, या इसको -19 कर लो। तो ये -19 कैसे होगा, दशमलव कहा जाएगा इधर, तो -19 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, यहां कर दू सॉल्व, बोलो, या यहां करूं, यहाँ। तो चेक करो, ई के बराबर 3.31 गुणा 10⁻−19, मानक रूप में लिख दिया, माइनस 3.14 गुणा 10⁻−19। हाँ या ना। अब चेक करो ना, माइनस लगाया बीच में, दोनों पदों से 10⁻−19 क्या बन रहा है, कॉमन। तो हो जाएगा ई के बराबर 3.31 माइनस 3.4 और 10⁻−19 का मिल गया कॉमन। हाँ या ना। माइनस कर देना इसमें से, कितना बच रहा है, माइनस करो, कलेक्ट करो। हाँ, 0.
0.09 इंटू 10 की पावर मान रूप में लिख दो। 9 गुणा 10 की पावर -21 क्या है? गतिज ऊर्जा है, तो जूल में ही आ जाएगी। अब पता है माइनस क्यों आ गया? क्योंकि सवाल मैंने खुद से बोला। माइनस का मतलब क्या हो, यहाँ से इतनी एनर्जी आ ही नहीं पा रही, इतना कि इसके पास डबल हो जाएगी। इसलिए सवाल को फॉर्मेट ऐसा करो, वैल्यू ज्यादा बोलनी थी तब जाके माइनस। सीजीएम के अकॉर्डिंग वैल्यू कम बोल दी। सीजीएम का उसका कार्यफलन तो सही बोला है, तो जो आपके तो ये वाली ये वैल्यू कम बोल दी। गलत नहीं बोली, कैलकुलेशन ठीक है, मतलब कम बोल दी, इसलिए माइनस आ गया। और जो सवाल बुक में छपते हैं, एक एक चीज बैलेंस करके छपता है।